प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मैं रसायन विज्ञान के अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं, वो भी कक्षा 12 के लिए है। और मैं सेट नंबर जो 6वां है, मैं कहां से कहां तक क्वेश्चन करा चुका था आपको पता होगा कि मैं 4 का तक क्वेश्चन करा चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 का गा से। तो चलते हैं बहुत ही जल्द बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 4 का ग क्वेश्चन क्या कह रहा है। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यह हमसे क्वेश्चन कह रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उत्तर डालेंगे। इसमें आपको लिखना है कि इस अभिक्रिया में थैलीमाइड एथेनॉलिक की जगह आप अल्कोहलिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, ठीक है। ये जो है हम समीकरण के द्वारा ये सभी समझेंगे। क्या बनाता है, पोटेशियम थैलीमाइड लवण बनाता है थैलीमाइड का, ठीक है। जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात बाद में क्या बनता है, क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा, जब इसी का क्या कराएंगे, जब यही हमारे पास जो बनेगा, जो क्या बना है थैलीमाइड का जो पोटेशियम लवण बनता है, उसको क्या करेंगे, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्या बनाता है, गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा क्या होता है, प्राथमिक एमीन बनता है हमारा, ठीक है। इसे हम समझेंगे समीकरण के द्वारा। देखिए हमें समीकरण कैसे करना, ये हमारे पास क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये थैलीमाइड का सूत्र है। ये किसका है, थैलीमाइड का सूत्र है। इसमें क्या करना, सबसे पहले जो लिखा है हमारे पास एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराना है। तो क्या बनेगा, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। ये सबसे पहले पॉइंट है हमारा। तो आप केवच से क्रिया कराएंगे, वो कैसा केवच है, एल्कोहलिक केवच है, जिसे कहते हैं एथेनॉलिक, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से H प्लस जाएगा, OH को पकड़ कर क्या बना देगा, पानी बना देगा। और ये हमारे पास जो पोटेशियम इसी N के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, N पोटेशियम थैलीमाइड बन जाएगा, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास सूत्र बन चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा क्या बन चुका है, जो हमारे पास बन चुका है थैलीमाइड का पोटेशियम लवण, ये क्या बन गया है, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण बन चुका है। इसके बाद क्या करना है, जो एल्किल हैलाइड के साथ है, अब ये हमारे पास जीएस में लिखा ना, जो एल्किल हैलाइड के साथ है गर्म करेंगे, तो इसे हम एल्किल हैलाइड यानी वो RX के साथ हम गर्म करेंगे। RX यानी एल्किल हैलाइड, हैलाइड की जगह आप हैलोजन कोई सा भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और एल्किल की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से क्या हो, जो पोटेशियम होगा ये X को पकड़ेगा हैलोजन को, तो क्या बना दे, X बना देगा, यहाँ माइनस में आप लिख देना, ठीक है। और R यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो N एल्किल थैलीमाइड इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N एल्किल थैलीमाइड इसका नाम हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये बन चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे कि यहाँ पर लिखा है ना, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के बाद क्षारीय जल अपघटन द्वारा क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है, जो हमारे पास है। इसी का हम क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। यहाँ पर लिखा है ना, जल अपघटन कराएंगे, इसका क्या कराएंगे, ये जो हमारे पास बन चुका है के पश्चात क्षारीय जल अपघटन कराएंगे। तो ये हमने क्या करा दिया, इसका जल अपघटन करा दिया। इसी का स्टेप बाय स्टेप है, यहाँ पर लिखा है, जो ये समीकरण है इसी के हिसाब से इसे भी लिखा है, इसी के हिसाब से ये भी बनाई गई है अभिक्रिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है प्रिय विद्यार्थी, जो हमारे पास है N एल्किल थैलीमाइड, इसका जल अपघटन करेंगे। तो यहाँ से 2 अणु लेंगे, ये दो मॉलिक्यूल्स लेंगे जल के। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है R जो है और N 2 हाइड्रोजन लेकर के RNH2 बना देगा, यानी मतलब 1 डिग्री एमीन, जिसे प्राथमिक एमीन कहते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद जो 2 OH माइनस बचेंगे, एक OH यहाँ पर जाएगा, एक OH यहाँ पर जाएगा, ये दोनों जा चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, थैलिक अम्ल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, थैलिक अम्ल बन जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। क्योंकि यहाँ से हमें पता है, अगर यहाँ से एमीन बनेगा तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे जल के, यानी तुम्हें पता है कि जल H प्लस OH माइनस में टूटता है, तो 2 H प्लस होंगे, दोनों H प्लस कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे नाइट्रोजन के, और 2 OH माइनस जो यहाँ पर मिलेंगे, एक OH यहाँ पर जाएगा, एक OH यहाँ पर जाएगा, तो थैलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी। उसके बाद हम देखते हैं और क्या कह रहा था
कि हम इसमें जो है क्या कह रहा था कि जो गैब्रियल थायलामाइड संश्लेषण है इसको प्राथमिक एमीन बनाने में प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यह भी कह रहा था ना। तो क्यों प्राथमिकता दी जाती है यहाँ से हमें समझना है क्यों दी जाती है। तो इस विधि से शुद्ध प्राथमिक एमीन बनती है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारे पास गैब्रियल थायलामाइड एक प्रकार क्या है विधि है, ये कौन सी विधि है, क्या बनाने की विधि है, प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। सबसे पहले आपको ये जानना है। तो इस विधि से शुद्ध प्राथमिक एमीन बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट यहाँ पर क्या है, गैब्रियल थायलामाइड से 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं बनाई जा सकती, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्राथमिक एमीन बनती है तथा अन्य कोई सह उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। अगर यहाँ पर शुद्ध प्राथमिक एमीन बनेगी तो कोई भी सह उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा नहीं होते हैं क्योंकि अभिक्रिया से प्राप्त थैलिक अम्ल, अगर हमारे पास जो थैलिक अम्ल बन रहा है लिखा है क्योंकि जो हमारे पास क्या, क्योंकि अभिक्रिया से प्राप्त थैलिक अम्ल पुनः क्या हो जाता है, पुनः प्रचुक्त हो जाता है, जबकि अन्य अभिक्रियाओं में उत्पादों का मिश्रण बनता है। जबकि हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दूसरी प्रकार की अभिक्रिया होती हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या बनता है, मिश्रण प्राप्त होता है उत्पादों का। ध्यान दीजिएगा, यही आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आपको अच्छी तरह से इसी प्रकार आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 4 का घ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेटों के डी तथा एल विन्यासों से आप क्या समझते हैं। डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोस की संरचना सूत्र बनाइए, यही कह रहा है ना। सबसे पहले हम डी विन्यास एल विन्यास समझेंगे। तो उत्तर डाल लेना, इसमें सबसे पहले हेडिंग है डी विन्यास। ये क्या है, जब OH की संख्या दाईं ओर ज़्यादा हो, ठीक है, जब OH की संख्या दाईं ओर हो तो वहाँ पर जो विन्यास बनेगा वो क्या होगा, डी विन्यास होगा। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के तरीके से आपको बताए दे रहे हैं। ये हमारे पास है एक सूत्र जिसका नाम है, ये देखिए CHOCOH CH2OH। यहाँ पर आप देख सकते हैं OH की संख्या जो यहाँ पर क्या है, दाईं ओर ज़्यादा है, यानी OH की संख्या यहाँ पर दाईं ओर है ना। तो ये जो OH जो, अगर यह OH, ये इस वाले OH को ध्यान नहीं देना है प्राथमिक एल्कोहल को, ठीक है। ये जो OH है इसे आपको ध्यान में रखना हमेशा हमेशा, चाहे वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो चाहे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर OH की संख्या ज़्यादा है, यानी मतलब अगर OH यहाँ पर राइट साइड है तो ये कैसा विन्यास होगा, डी विन्यास होगा। यानी अगर राइट साइड है दाहिनी साइड, तो आप क्या लिख सकते हैं, डी प्लस विन्यास आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया, जब OH दाईं ओर हो तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे, डी विन्यास बताएंगे, डी प्लस विन्यास भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद एल विन्यास है, एल विन्यास में जब OH बाईं ओर हो, अगर जब OH बाईं ओर हो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास है ये जो OH अगर इस साइड होता, ये जैसे ये हमारे पास बना दिया है, तब इसे क्या कौन सा विन्यास बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे एल माइनस विन्यास, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो वहाँ पर आप माइनस यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर राइट साइड होता तो आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो और एल को बोलते हैं लीवो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विन्यास ये हमारे दोनों ही बन चुके हैं। और इसके बाद हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की जो संरचना है वो सेट 1 में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम ml इनवर्स हो तो गणना कीजिए। नंबर 1 मोललता, दूसरी है मोलरता, तीसरा है विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज कह सकते हैं, ठीक है। तो हम उत्तर डालें, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों मोललता। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि दिया क्या है हमारे पास है। तो आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, एक हमारे पास जल है, ठीक है, और एक 10% W/W, ये सभी हम जानेंगे। तो ग्लूकोज का सबसे पहले हम अणुभार निकालेंगे, मोलिकुलर वेट। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 पंचे 60 बचंग 72। अब 72 बार आप जोड़ देंगे, फिर इसका कितना होता है, इसका होता है प्रिय विद्यार्थी 16 छक्का 96, तो 72 और यहाँ पर 72 और 96 बार आप जोड़ देंगे, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। आप अणुभार निकाल
निकाल सकते हैं। और जल का कितना होता है 18, जल का भी आप निकाल सकते हैं। इसका होता है हाइड्रोजन का 2, क्योंकि इसका होता है 1 मगर 2 हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, 16 16 2 18। आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं पिछले जो हम वीडियो बनाया हूँ वहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको निकालने सिखाया भी है, वहाँ से आप जाकर देख भी सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो डब्ल्यू 10% W/W है ना, 10% W/W, तो ये जो हमारे पास 10 है, अगर यहाँ पर 10% हटाएंगे तो 10/100 आएगा कि नहीं आएगा, आपको पता भी होगा। अगर परसेंटेज हटाया जाता है तो 100 का भाग लगाया जाता है, तो 10/100 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रिय विद्यार्थी 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारे पास बिले, यानी कि मतलब है प्रिय विद्यार्थियों जो हमारे पास टोटल क्या है 100 ग्राम बिलियन है। बिलियन कितना है 100 ग्राम है, 100 ग्राम बिलियन में ही 100 ग्राम बिलियन में ही 10 ग्राम हमारे पास क्या बिले है। ये बिले का भार है, बिले कितना है 10 ग्राम है। जो छोटा वाला डब्लू है ये कितना है 10 ग्राम है। इसके बाद 100 में अगर 100 ग्राम में प्रिय विद्यार्थी जो परसेंटेज हटाएंगे आप, तो 10 बटे कितना आएगा 10/100 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे आप, जब आप यहाँ पर ऐसा लिखा है आपके यहाँ 10/100, ये आप क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जब आप परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से तो 10/100 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो है ये बिले का भार है, ये क्या है ये बिले का भार होता है। और ये हमारे पास क्या होता है बिलियन का भार, ये क्या होता है बिलियन का भार। ध्यान दीजिएगा ये क्या है बिलियन का ये भार है प्रिय विद्यार्थी, ये क्या है बिलियन का भार। तो यहाँ से क्या है प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारे पास है बिले की मात्रा कितनी है 10 ग्राम और बिलियन की मात्रा कितनी है 100 ग्राम। तो 10 ग्राम हमारे पास बिले है तो 90 हमारे पास क्या होगा बिलायक होगा, यानी बिले का भार कितना है 10 ग्राम, ठीक है ना। अब 10 बिलियन हमारे पास बिलियन का भार है 100, तो अगर हम बिलियन के भार में बिले का भार घटा देंगे तो बिलायक का भार निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो बिलायक का भार बड़ा भार डब्लू कितना हो जाएगा 90 ग्राम हो जाएगा, और टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो 100 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बिलियन का भार, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि बिलियन का भार बराबर आपका क्या होता है बिले का भार प्लस बिलायक का भार। तो बिले का भार बिलायक का भार दोनों जोड़ देंगे तो बिलियन का भार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 100। तो आपका कितना यहाँ पर बिले का है 10, बिलायक है 90, अब बिलियन का कितना है 100 भार, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मोललता बराबर क्या होता है स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम बड़े बड़ा वाला डब्लू, यानी कैपिटल डब्लू, ये क्या होता है ग्राम में होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मोललता बराबर इसका मान कितना है प्रिय विद्यार्थी 10 और 1000 बटे इसका मान कितना है, इसका मान है प्रिय विद्यार्थियों 180, तो आप यहाँ 180 रख देंगे गुणे इसका मान कितना है प्रिय विद्यार्थी 90, आप 90 रख देंगे। जब यहाँ से 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 100, 18 नहीं है 162, तो 100 में 162 का भाग लगा देंगे, आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक ना। ऊपर बचेगा 100 नीचे 162, जब आप भाग करेंगे आपका इतना आंसर आ जाएगा 0.617 मोलल, ठीक है, या मोल बटे किलोग्राम इसका मात्रक आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मोलरता। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों अगर मोलरता निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, मोलरता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका सूत्र होता है स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे वी क्या है आयतन है वॉल्यूम, ये क्या होता है एमएल में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 1000 का हमने यहाँ पर भाग लगा दिया गुणा करा दिया है तो यहाँ पर अब एमएल में चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें क्या ये दोनों के मान दी, इसका मान नहीं दिया है, ये क्या है बिलियन का आयतन है, तो बिलियन का आयतन बराबर होता है बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का घनत्व। तो वहाँ पर हमने आपके सवाल में बिलियन का घनत्व दिया है, बिलियन का द्रव्यमान कितना है प्रिय विद्यार्थियों, अभी मैंने बताया बिलियन का जो भार है, भार कह दो या द्रव्यमान कह दो केमिस्ट्री में, ठीक है, तो कितना है 100 है, और घनत्व इसका कितना 1.20 है। इसका जब इसमें भाग लगाएंगे तो आयतन कितना आ जाएगा 83.333 इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। तो आयतन आपको इतना आ जाएगा, बस आप इसका इसे जो है यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। इसका मान तो 10 दिए था वहाँ पर सवाल में, ठीक है, यहाँ पर ये दिए था, और गुणे 1000 ही है, इसका मान तो 180 था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका मान कितना है प्रिय विद्यार्थी इतना दिए हैं यहाँ पर, तो आप इसका रख देंगे। जब इसका जो है यहाँ पर गुणा कराएंगे, इसका यहाँ पर गुणा कराएंगे, 1 0 से 1 0 आप काट देना, फिर भाग लगा देंगे, आपका इतना फाइनली आंसर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों एम, यानी मोलरता कितनी आ जाएगी, मोलरता कितनी आ जाएगी 0.67 मोल बटे लीटर इसकी मोलरता आ जाएगी। इसके बाद और आगे देखते हैं
प्रिय विद्यार्थियों, देख सकते हैं आप, हम मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल प्रभाज कह दो या मोल अंश कह दो। तो हमारे पास तीसरे में है ग्लूकोज का मोल अंश, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का मोल अंश जब निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है ग्लूकोज का मोल अंश या मोल प्रभाज के लिए सूत्र क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, XC6H12O6 बराबर ग्लूकोज के मोल बटे ग्लूकोज के मोल प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा जल के मोल, यानी कि मतलब विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। विलेय क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है, विलायक क्या है हमारे पास, विलायक है जल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जल का मोल प्रभाज निकालेंगे, जब मोल अंश निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, XH2O बराबर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि मतलब अगर विलायक के लिए मोल प्रभाज निकाल रहे हो तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आपको मैं बहुत ही पहले भी ये सूत्र बता चुका हूँ दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले विलेय के मोल निकालना है। तो विलेय के मोल बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे अणु भार। तो विलेय का भार वहाँ पर ग्लूकोज का 10 था और अणु भार कितना था 180। जब इसका भाग लगाएंगे तो 0.05 आएगा। इसी प्रकार जब इसका निकालेंगे आप जल का मोल या जल का यानी जल के मोलों की संख्या निकालेंगे आप, जल के लिए विलायक के लिए बड़ा वाला n मान लेना और विलेय के लिए छोटा वाला n मान लेना, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आप डाउट में नहीं पड़ेंगे, यानी मतलब जब विलेय हो तो उसके लिए आप मोल क्या मानेंगे, छोटा वाला n मान लेना, और जो अगर हम विलायक हो हमारे पास तो विलायक के लिए आप बड़ा वाला n मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास है विलेय के मोल बराबर विलायक का मोल क्या होता है, विलायक का मोल बराबर होता है विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार होता है। विलायक का भार हमारे पास कितना था 90 था, ठीक है ना, और हमारे पास विलायक का अणु भार कितना था 18, यानी जल का मैंने निकाल के भी बताया है, 18 पंचे 90 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका निकाल लेंगे, यानी ग्लूकोज का मोल प्रभाज आ जाएगा, मोल प्रभाज या मोल अंश सी यानी कितना आ जाएगा, इसका मान यहाँ पर n का मान कितना है ये हमारे पास आ चुका है, इसका मान यहाँ पर उसी प्रकार रख दें, n का मान कितना है 5 यहाँ पर आ चुका है तो आप 5 रख देंगे। जब इसको जोड़ करके इसमें भाग लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.0099। आप भाग लगा के यानी कि मतलब आप इसे सॉल्व कर देख सकते हैं, आपका राइट आंसर यही है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थी जल का, तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं n का मान कितना है 5 और इस n का मान कितना है 0.05 और इस n का मान भी 5, वो इसी प्रकार है। इसको जोड़ देना, फिर आपको भाग लगाएंगे तो क्या इतना आंसर आपका आ जाएगा, यानी 0.99, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छी तरह से आप हल करने ना, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो सवाल है आपके एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का जरूर बनेगा प्रिय विद्यार्थियों, इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से आपको लगाना है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप 5 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 का खा का पहला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है, ठीक है। प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिक्रियकों की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है, यही कहता है ना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको उत्तर डालना, सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगी अर्धायु काल, यानी अर्धायु क्या है, ठीक है ना। तो वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए। अगर पहले मान लो अगर 100 हो, अभिक्रिया के बाद कुछ समय जब लगे अगर 50 अगर हो जाए तो क्या होगा, उसी काल को हम कहते हैं अर्धायु काल, यानी कि मतलब आधा रह जाता है तो अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। वैसा समय जिसमें कोई अभिक्रिया जब शुरुआत होती है और शुरुआत होते होते जब हमारा आधा प्रोडक्ट बन जाता है तो आधा समय ही लगेगा। अगर आधा हमें प्रोडक्ट मिल गया तो आधा समय लगेगा, उसे ही हम क्या कह देते हैं अर्धायु काल, यानी कि मतलब वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, तो वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा क्या रह आधा रह जाता है, अभिक्रिया का अर्धायु काल कहलाता है। अभी मैंने बताया जैसे हमारे पास यहाँ पर अभिक्रिया 100% रही होगी और यहाँ से जा करके हमें 50% अगर मिल जाए तो जो हमें क्या मिल गया, आधा हमें मिल गया ना। आधे समय में अगर हमें आधा प्रोडक्ट मिल जाए तो उसी समय को ही हम कहते हैं अर्धायु काल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आधे समय को ही। तो यहाँ पर
क्या बताएगा हमें, अगर आधा समय लगेगा प्रिय विद्यार्थियों, अगर आधा समय लगेगा यानी T1/2 समय लगेगा तो हमें प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, A/2 मिलेगा। यानी कि मतलब है कि a माइनस एक्स का मान, अब आप A/2 लिख सकते हैं A/2, या आप लिख सकते हैं या x बराबर A/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों प्रकार से, चाहे आप ऐसा कर दें या आप ऐसा कर दें, क्योंकि आप ये x का मान A/2 है ना, यहाँ पर आप रखेंगे तो A/2 तो A/2 ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहे इतना रख देना डायरेक्ट, या तो आप इतना रख कर लेना। ठीक है, दोनों सही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसका मान जब यहाँ रखेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है प्रिय विद्यार्थियों, के बराबर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक होता है वो यही होता है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि निर्भर करता है कि नहीं है अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर। ठीक है ना, तो के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 10 A/A-x इतना होता है सूत्र। तो यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, टी को हम यहाँ, टी का मान तो कितना T1/2, तो हमें यहाँ पर टी को पहले ही निकाल लिया है, तो T1/2 बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई ये के हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसका मान हमने यहाँ पर डायरेक्ट रख दिया है यहाँ पर निकाल करके। ठीक है ना, तो log 10 A/A-x, देखिए A-x का मान यहाँ पर कितना है, A/2 है। आप चाहे यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं T1/2 2.303 डिवाइड बाई के log 10, यहाँ पर क्या होगा, ये दो ऊपर जाएगा, 2 से 2 हम ए से ए कैंसिल हो जाएगा, जब 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर log 10 के पावर 2 यानी log 10 हो जाएगी, log 10 2 हो जाएगी। यानी कि मतलब log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में A/A/2 है, ये 2 जब ऊपर जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, T1/2 बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई के log 10 बेस, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है ना, log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है, आप याद कर लीजिएगा। इसके जब गुणा इसमें कराएंगे तो लगभग हमारे पास इतना आया करता है। ठीक है ना, यही अर्धायुकाल का व्यंजक है। तो T1/2 बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पर बताइए प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर कहीं प्रारंभिक सांद्रता ए दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है, यहाँ पर सिर्फ वेग स्थिरांक ही दिख रहा है के। तो अगर यहाँ पर जो है समय में अर्धायुकाल जब हमारा हुआ है यहाँ पर, तो कहीं भी हमें प्रारंभिक सांद्रता ए नहीं दिख रही है, यानी कि मतलब जो अर्धायुकाल है ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ए होता तो सांद्रता पर निर्भर करता, प्रारंभिक सांद्रता पर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का खा का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6.93 गुणे 10⁻³ मिनट इनवर्स है। इस अभिक्रिया की अर्धायु की गणना कीजिए। ठीक है ना, अर्धायु की गणना करना है, उत्तर डालें ना। देखिए प्रिय विद्यार्थी, के का मान जो हमारे पास है वेग स्थिरांक, के का मान इतना दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें अर्धायुकाल की गणना करना, तो अर्धायुकाल के लिए मैंने अभी जस्ट ऊपर सूत्र बताया है, T1/2 बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो आपको के का मान जो यहाँ पर आपको पुट कर देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं T1/2 इतना मान हमने रख दिया। तो T1/2 बराबर, इसे जब यहाँ पर आप खसकाएंगे, इस पावर को यहाँ पर घटाएंगे, जब ये दशमलव यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर घटेगा, तो 0.693 गुणे 10⁻2, क्योंकि हमने दशमलव यहाँ पर लाया, आगे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो पावर यहाँ पर कमेगा। ठीक है ना, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमें दोनों ही एक सेम जैसे दिख रहे हैं, दोनों ही कट जाएंगे। तो 1/10 के पावर -2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 100 ही तो आएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास 100 मिनट आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 5 का गा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Fe2+ तथा Fe3+ में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों है। ठीक है ना, तो हम समझते हैं इसका आंसर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसका उत्तर कि जो हमारे पास Fe2+ है, तो ये हमारे पास क्या है, ये अनुचुंबकीय तो है, क्यों है, और ये भी अनुचुंबकीय क्यों है, लेकिन कौन ज़्यादा अनुचुंबकीय है, यही कह रहा है ना। इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s0 और 3d6। यहाँ पर 4s0 क्यों आ गया है, यहाँ पर 4s2 होता है। ठीक है, यहाँ पर जब यहाँ पर दोनों आयन ना लगे होते तो यहाँ पर 4s2
Fe2 लिखते, जब यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थी Fe2+ है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से सबसे बड़े वाले नंबर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। यहाँ से क्या करना पड़ता है, सबसे जो पहले बड़ा वाला नंबर होगा उस बड़े वाले नंबर से क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। इससे जब हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो डी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं डी में, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहाँ पर डी के पांचों कक्षक बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है एक एक करके सबसे पहले भरेंगे। सबसे पहले आप 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो पहले हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, बचेगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर शुरुआत में भर देंगे। अब ये जो हमारे पास 4 डिब्बे आपको दिख रहे हैं, चारों डिब्बों में से क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन भरे, यानी वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे अयुग्मित, यानी जोड़े में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें से, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ यही जोड़े में, ये बाकी कोई जोड़े में नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसका भी देखेंगे, 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6, यहाँ पर 4s2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर प्लस का है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले हम बड़े वाले नंबर से यहाँ से निकाल देंगे और हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा ना, यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। यहाँ के प्लस चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी ना यहाँ पर प्लस चार्ज आया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर निकाल दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है ना। तो डी में कितने, यहाँ पर डी में 6 थे, डी में कितने थे, 6 थे। तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, क्योंकि यहाँ से हमें 3 का करना है। 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो 5 यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 5 डिब्बे बना लेंगे कक्षक, तो हमारे पास 5 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है डी में, तो सभी में एक एक करके आप भर देंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 है। तो आप देख सकते हैं सभी के सभी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है प्रिय विद्यार्थियों। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक है वह अधिक अनुचुंबकीय है, यानी मतलब यह कैसा है, यह अधिक अनुचुंबकीय है और ये क्या है, ये कम अनुचुंबकीय, ठीक है ना। यानी वह इस ये जो है ये ज़्यादा है, ये कम है, ध्यान, यही तो पूछ रहा था, तो यही आपको करना है। और क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये अनुचुंबकीय क्यों है, ये दोनों ही अनुचुंबकीय क्यों है, ये आप बता सकते हैं मुझे। ये अनुचुंबकीय इसलिए हैं क्योंकि, इसलिए ये है कारण है कि इनमें, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। भले ही इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, भले ही इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर इन पांचों के पांचों डिब्बे में से एक भी अगर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आए तो समझ लेना वह आयन कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो भले ही पूरे के पूरे इतने यहाँ तक क्यों ना भरे हों, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला बच जाए। मान लो यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर हमारे पास भरे हों, ठीक है, पूरे के पूरे अगर डिब्बे यहाँ पर भरे हों, वो भी जोड़े में, सभी इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े में हो तो समझ लेना कैसा होगा, वह अनुचुंबकीय नहीं होगा, वह क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। यहाँ पर एक भी अगर हमें डिब्बे में कहीं भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए तो समझ लेना वो कैसा होगा, वह होगा हमारा अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा। देखिए प्रिय विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है Zn2+ लवण रंगहीन होते हैं जबकि Ni2+ लवण रंगीन होते हैं, ठीक है, क्यों, यही कह रहा है ना। सबसे पहले आपको उत्तर डालें, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Zn2+ का। तो कैसे आपको करना, उसी प्रकार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऊपर वाले जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस का है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सबसे पहले बड़े वाले नंबर से निकालेंगे, 4s0, फिर क्या हो जाएंगे 3d10 हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। हमें 30 तक तो जाना था लेकिन 30 तक नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि इसमें Zn के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 30। इसके पास कितने होते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया है, तो यानी वो Zn2+ बनाया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 28 का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है प्रिय विद्यार्थी, 1s2 2s2 3p6, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पर टोटल 18 हो गए ना। अब यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो बड़े बड़े नंबर से निकालेंगे, तो 4s0 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3d10 पहले लिख सकते हैं और 4s0 पहले बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे पहले इसे बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले हमें एस में इलेक्ट्रॉन भरना है और एस के ही पहले इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्लस होगा तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं इतना हमें
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर दिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अभी डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 5 पहले डिब्बे बनाएंगे। डी के कितने कक्षक होते हैं 5, इसके कितने कक्षक होते हैं 5, तो पाँचों कक्षक हमने 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप एक एक करके भरेंगे तो पाँचों में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे एक एक, फिर 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो फिर पाँचों में भर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जो हमारे पास डिब्बे हैं सभी डिब्बों में युग्मित इलेक्ट्रॉन, जोड़े में है ना, तो सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि क्या है जो हमारे पास Na2+, इसका जो हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। लेकिन हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 2+ बना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही कितने का करना पड़ेगा 26 का करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d 8 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो एस से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ तो 18 8 26 है, तो टोटल हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अब डी के 5 कक्षकों में सभी 8 इलेक्ट्रॉन हमें भरना धीरे करके, एक एक करके हम पहले इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। फिर इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 3, फिर इसमें एक शुरुआत से करेंगे, फिर इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सभी भर गए हैं ना। लेकिन आप ये दोनों ही जो हमारे पास डिब्बे हैं इन दोनों ही डिब्बे में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जोड़े में नहीं है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें कितने 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते यानी कि मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयन रंगीन होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह कैसा होगा, यह रंगीन होगा। यह कैसा होगा, रंगीन होगा। ये जो हमारे पास है Na2+ ये कैसा है, रंगीन है, और ये कैसा है, रंगहीन है। यही पूछा था ना, तो आपको यही लिखना है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हो तो वह जो आयन होगा वह क्या होगा, रंगीन होगा, ठीक है ना। जिसमें क्या होगा, जिसमें प्रिय विद्यार्थियों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होंगे वह कैसा होगा, आयन रंगहीन होगा यानी वह सफ़ेद होगा। ध्यान दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।